नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और भारतीय संविधान के इस सीरीज में हम लोग आज भाग 1 देखेंगे। और संविधान के भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक है, यानी कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की आज हम लोग क्लास देखेंगे। क्या है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, ये सारी चीज़ें समझेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो राज्यों का निर्माण हुआ, भारतीय संघ के अधीन जो राज्य हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ें। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है और इसके जो अनुच्छेद 1 है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, जैसा कि हमने लिखा है। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर यूनियन की बात की गई है, ना कि फेडरेशन की। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारत के जगह में अमेरिका को रख लेते हैं। अमेरिका जो कि फेडरेशन है। फेडरेशन यानी कि अमेरिकी राज्यों का जो संघ है, यह फेडरेशन के अधीन आता है। और हमारा जो भारत है यह यूनियन के अधीन आता है, यूनियन के अधीन आता है। दिक्कत क्या है फेडरेशन और यूनियन में, ये समझ में लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हुआ और 1783 ईस्वी में उन्हें मान्यता मिल गई एक देश के रूप में। इस दौरान अंग्रेजों के वहाँ पे 13 उपनिवेश थे, लगभग मान के चलिए ज़्यादा भी हो सकते हैं। 13 उपनिवेश थे। जब 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो एक समझौता पत्र हुआ वहाँ पे। इस समझौता पत्र के तहत एक संघ बना जिसका नाम अस्थायी रूप से अमेरिका रखा गया। एक अस्थायी संघ, इसको बोल सकते हैं एक अस्थायी संघ के रूप में बना। इसका नाम क्या रखा गया? अमेरिका रखा गया। अब बोलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समझौता था। तो समझौता में क्या होता है? अगर कहीं समझौता होती है तो समझौता में क्या होती है, इस चीज को आप समझ ले। समझौता का पहला जो बिंदु होता है, इसमें पक्ष होते हैं। कितने पक्ष कम से कम होने चाहिए? तो 2 पक्ष कम से कम होने चाहिए। किसी भी समझौता के लिए पहला पक्ष और दूसरा पक्ष होना चाहिए। दोनों के बीच में अगर कभी समझौता होगा, मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच में एक समझौता है पढ़ने का, पढ़ाने का। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। मैं ये इस समझौता से बंधा हुआ कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, और आप इस समझौता से बंधे हुए हैं कि आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। परंतु यहाँ क्या हुआ कि 2 देश जब बने तो एक जो आपका फेडरेशन अमेरिका और वहाँ के राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ, और ये समझौता 2 पक्षों के बीच में हुआ और ये समझौता के तहत शामिल हुए। अब जब 2 पक्ष होंगे तो दोनों अपने अपने अधिकार की बात करेंगे। तो दूसरा चीज़ क्या होता है कि दूसरी बात जो होती है वह होता है, वो दोनों को स्वतंत्र है और उन दोनों को समान अधिकार है। राज्यों को भी और केंद्र को भी स्वतंत्र होंगे और समान अधिकार होंगे। ये दोनों अपनी वकालत किए कि समान अधिकार हमारे पास भी होनी चाहिए
और हमें भी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं आपके अंडर में रह के नहीं कर सकता हूँ। इसी आधार पर अमेरिकी जो फेडरेशन की स्थापना हुई। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो इंडिया है, यानी कि इसका संरचना जो है वह संघात्मक है, और संघात्मक होने के साथ साथ ये पूरी तरह से केंद्राभिमुख है। आप लोगों ने पिछला जो सेशन अटेंड किया होगा, और अगर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इसमें जो है कि एक जो बात की गई है केंद्राभिमुख, तो वो केंद्र की ओर जो है शक्तियाँ सर्वाधिक होती हैं राज्यों से ज़्यादा, और केंद्र को यह पावर होती है कि जब भी राज्य के विधि व्यवस्था उनके अनुसार न चले, यानी कि सही ढंग से न चले, तब केंद्र उसे अपने अधीन ले सकती है। अमेरिका के साथ ये चीज़ नहीं है। इस कारण से यहाँ पर जो है थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर क्या है कि संघ को राज्य से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर इस समझौता के तहत यह कहा गया है, संघ से राज्य अलग नहीं होंगे। पहली बात, अलग नहीं हो सकते या होंगे अमेरिकी संविधान समझौते के तहत। दूसरी बात कहा गया है कि संघ जो है राज्यों की सीमाओं पर परिवर्तन नहीं करेगा। ये जो राज्य बोले कि संघ जो है वह राज्यों की सीमा पर परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बातें क्या है। एक तरफ संघ बोल रहा है कि आप अलग नहीं होंगे, परंतु राज्य बोल रहे ठीक है हम अलग नहीं होंगे, लेकिन आप हमारी सीमा पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। अमेरिका में न्यायालय की बात अगर हम कर लें तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अमेरिकी परिसंघ जो है उसको अतिनासी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने क्या कहा है, अतिनासी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि इसके बारे में क्या कहा गया है, अतिनासी राज्यों का अविनाशी संघ। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कहा गया, यानी कि अमेरिका पूरी तरह से जो है राज्य उनके अधीन बंधे हुए हैं, परंतु एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बंधे हुए हैं, न कि भारतीय राज्यों का जो बंधन है उस प्रकार से। देखिए हमारे यहाँ क्या है, संघ ये अलग होने का यहाँ पर अगर एग्रीमेंट टूट जाए तो वे लोग अलग हो जाएंगे, परंतु भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए अब हम लोग ये एक चीज़ समझ लिए आप लोग यूनियन और फेडरेशन में। अब हम लोग समझेंगे भारत के जो हमारे भाग 1 में क्या है, और इस भाग 1 का संपूर्ण डिटेल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसके बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 1 का 3 में। पहला कहा गया है कि राज्यों का क्षेत्र होगा, दूसरा होगा संघ राज्य क्षेत्र होगा, तीसरी बात कही गई है ऐसे अन्य राज्य जो भारत ने अर्जित किए। अब इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपको टिपिकल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र को आसान भाषा में। भारत के राज्य क्षेत्र, इसको आसान भाषा में हम लोग समझने के लिए पहले देखते हैं कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है वो किस प्रकार से है। पहला तो कंप्लीट राज्य है, एक जो है वो कंप्लीट राज्य है। दूसरा प्रकार क्या है, तो केंद्र शासित प्रकार है, यानी कि दूसरा प्रकार जो है वह है केंद्र शासित।
दूसरा जो प्रकार हुआ वह केंद्र शासित प्रकार हो गया। तीसरा जो है उसे हम लोग कहेंगे उस समय के दौरान अर्जित राज्य। आप लोगों को अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, लेकिन जहाँ तक संभावना है आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। पहला तो जो राज्य थे, कंप्लीट राज्य थे, वे थे ही। दूसरा जो केंद्र शासित के अधीन थे वे भी थे ही। और तीसरा हमने अर्जित किया था। अर्जित कहाँ से किया था? तो कई तरह के थे। इसमें अर्जन का जो था, पहला अर्जित राज्य में पहला राज्य था जो कि समझौता के द्वारा मिला भारतीय संघ से। इसको कहते हैं समझौता द्वारा अर्जित राज्य। तो समझौता द्वारा कौन सा राज्य मिला था? JNK। कौन मिला? तो जम्मू एंड कश्मीर। एकदम आसान भाषाओं में समझेंगे। और इसके साथ में मिल गए थे सिक्किम। सिक्किम का कहानी हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा देर में। अभी सिर्फ ये जान लीजिए, समझौता के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर मिले और समझौता के द्वारा ही कौन मिले? तो सिक्किम भी मिले, जम्मू एंड कश्मीर। और समझौता के द्वारा ही सिक्किम भी मिले। एक सेकंड, दिख नहीं रहा है ना? जम्मू कश्मीर और यहां पर कौन आया? तो सिक्किम। ये भारतीय संघ में समझौता के द्वारा आ गए। अब कहीं पर हस्तक्षेप की नीति लगाई तो उसे हम लोग कहेंगे युद्ध के द्वारा, यानी कि युद्ध के द्वारा मिलाना पड़ा भारतीय संघ में। तो युद्ध के द्वारा किसे मिलाया गया था भारतीय संघ में? तो देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हैदराबाद और गोवा को किसे मिलाया गया था? हैदराबाद और गोवा। ये युद्ध के द्वारा मिलाया गया राज्य है जो कि भारतीय संघ में मिला। इसे 1961 में गोवा को भारतीय संघ में मिलाया गया था और हैदराबाद को, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल में सन 1953 ईस्वी में इसे मिला लिया था। दूसरा है कि अध्यर्पण, यानी कि जो अध्यर्पण कहते हैं या प्रत्यापन बोल सकते हैं, उसके द्वारा। तो उसके द्वारा जो है आपको पुदुचेरी को मिलाया गया, जिसे फ्रांस ने दिया था। किसको? पुदुचेरी। किसके अधीन था ये? फ्रांस ने दिया। तो इस प्रकार से हमारा भारत के जो राज्य क्षेत्र है उनका निर्माण हुआ। इसके बाद एक और जो हम लोग विस्तार जब हुआ, यानी कि भारतीय संघ में जब विस्तारवादी बातें हुई कि नहीं, हमारे संघ का कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में होने चाहिए, परंतु वह अभी भी बाहरी के हाथों में है। तो विस्तारवादी नीति के तहत भी कई राज्यों का विस्तार किया गया। अब उसमें से विस्तार नीति के तहत कौन कौन भारतीय राज्य में शामिल हुए, इस बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की जहां तक बात करेंगे, अब सवाल आती है कि आंध्र प्रदेश में किसके साथ इसके जोड़ा गया? तो एक देश बोल सकते हैं यनम, इसका विस्तार किया गया आंध्र प्रदेश के साथ में। इसी तरह से तमिलनाडु का भी विस्तार हुआ। किस जगह से इनका था? तो कराईकाल से।
कराई काल से इसका विस्तार किया गया। अभी हम लोग भारतीय संघ में राज्यों का निर्माण देख रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों का बनाया गया। एक नेक्स्ट है जो विस्तार के अधीन आए, वह थे केरल के अधीन, यानी कि केरल का जो विस्तार किया गया वह माहे को इसमें मिलाया गया और केरल के साथ में इस प्रकार से जोड़ा गया। इस प्रकार से भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्यों के संघ के रूप में भारत को जाना जाने लगा। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके भारत में कौन से कब शामिल हुआ। एक प्रश्न आता है कि भारत में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था। तो भारत में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन है, तो हैदराबाद। हैदराबाद जो है सबसे अंत में शामिल हुआ और यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, इसके अलावे हमारे पास कई तरह के और भी बातें हैं कि कैसे राष्ट्रपति नए राज्यों का गठन करने का सिफारिश देती है, किस प्रकार से। तो हम लोग उन सभी चीज़ों को देखेंगे और उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। इसके साथ साथ में देखिए, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होती है उसे देखना है। इसके पश्चात हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भाग 1 के तहत संघ का निर्माण किस प्रकार से हुए। अब ये अनुच्छेद 1 के अधीन थे। अब हम लोग अनुच्छेद 2 में जाएंगे कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है भारत में राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी कि नए राज्यों का भारत में अगर विलय करना हो तो किस प्रकार से और किस प्रकार से नए राज्यों की स्थापना हो सकती है, इस बारे में बात की गई है। इसके पश्चात आपके सामने आ जाता है अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण का बात किया गया है। अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में नाम परिवर्तन, ये सारी चीज़ें इसके अधीन आता है, अनुच्छेद 3 के अधीन। इसमें जोड़ लेंगे आप सीमा निर्धारण, या सीमा को बढ़ा भी सकते हैं, सीमा को घटा भी सकते हैं। सीमा निर्धारण हो गया। इसमें क्या है, क्षेत्र को बढ़ा भी सकते हैं, क्षेत्र को घटा भी सकते हैं। नाम में परिवर्तन, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। ये आपका बहुत ही बेसिक सी जानकारी है। ये जानकारी आप जाने कि किस प्रकार से होती है, लेकिन अनुच्छेद 3 को थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग जानेंगे। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के अधीन जब संसद में किसी राज्य या उसका क्षेत्र को अलग करना या दो राज्यों का अगर बंटवारा करना हो, यानी कि दो राज्य का निर्माण करना हो, तो इसके लिए जो है बहुत जो विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और साथ साथ में संसद विधि द्वारा इस क्षेत्र को घटा और बढ़ा भी सकती है, साथ ही इसके सीमाओं में नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत ही आवश्यक है और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में ये जो है आपका पेश नहीं किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के बिना सिफारिश के इस बात को पेश करना मुश्किल है।
यानी कि अनुच्छेद 3 थोड़ा टिपिकल इसलिए है कि राष्ट्रपति की बिना सिफारिश का ये काम आपका नहीं चलेगा। तो ये है अनुच्छेद 3 की मूल रूप। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो एक प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में अंतिम शामिल होने वाले राज्य कौन है? शामिल होने वाले, ध्यान रखेंगे। तो उसका जवाब हो जाएगा सिक्किम। भारत में अंतिम शामिल होने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम। मैंने कहा था कि सिक्किम के बारे में थोड़ा बाद में हम लोग देखेंगे। अब इसका कहानी देखिए। सिक्किम को जब भारत में शामिल किया गया तब भारत का एक संविधान संशोधन हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन जो हुआ था सन 1974 ईस्वी में, 1974 में 1974 में क्या हुआ? 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। क्या, किस स्टेट का? एसोसिएट स्टेट का, यानी कि संयुक्त राज्य। इसको बोलते एसोसिएट स्टेट। पहले क्या हुआ? 35वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसे पहले कहा गया कि आपको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिलेगा, परंतु ठीक उसके नेक्स्ट साल क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 36वां संविधान संशोधन हुआ। नाइनटीन 1975 में। ये प्रश्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि पूछे जाते हैं बार बार। तो 1975 में जब हुआ तब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये ध्यान देंगे पीटी की परीक्षाओं में, और अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं भारत में अंतिम शामिल होने वाला राज्य कौन है? तो वह हो जाता है सिक्किम। सिक्किम को कब एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला? ना संयुक्त राज्य बोलिए या अधीनस्थ राज्य बोलिए, कब दर्जा मिला? तो 1974 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, पूर्ण राज्य का? तो 1975 में। किस संशोधन के द्वारा? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा एसोसिएट स्टेट मिला, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसी में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। देखिए, भारत का संघ राज्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जानना जरूरी है। अब हम लोग समझेंगे कि राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, यानी कि राज्यों का विभाजन को, राज्यों के विभाजन का आधार क्या होना चाहिए? यूं ही तो कोई राज्य का विभाजन नहीं किया जाएगा कि मांग किया गया और राज्यों का विभाजन कर दिया जाएगा। तो इसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आवश्यक है। पहली तो जनता की मांग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली बात है कि जनता की मांग होनी चाहिए बहुत ही जोरदार तरीके से, और दूसरी बात होनी चाहिए कि जैसे कि बाद में जो हमारा यह विभाजन हुआ था भाषाई आधार पर, अभी तो वर्तमान में इस प्रकार के और विभाजन नहीं हुए, तो दूसरा था कि भाषाई आधार पर।
इस प्रकार से दो प्रकार के विभाजन की हम लोगों के यहाँ रही है। अब देखिए क्या हुआ था, तो थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री को जान लीजिए कि भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वह आपने जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को बनाया गया था अक्टूबर 1953 ईस्वी में। और क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर मराठी भाषी लोग बोल रहे थे कि मराठी भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, तेलुगु भाषी वाले बोल रहे थे कि हम लोग तेलुगु बोलने वाले हैं तो तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, कन्नड़ भाषी लोग बोल रहे थे कि कन्नड़ भाषा के लिए राज्य बनाइए। इसी दौरान क्या हुआ था कि पोटू श्री रामालू नाम के एक नेता थे जो मद्रास के थे और उन्होंने आमरण अनशन कर दी और आमरण अनशन करने के बाद उनका निधन हो गया और उसी के आधार पर भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, और इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है कंसेप्ट लाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी अध्यक्ष थे फजल अली साहब, और इस आयोग को हम लोग फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं जो कि 1953 में आई थी और इसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के एम पानीकर। और इन्होंने नए राज्यों का जो भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग थी उन राज्यों के मांग को माना और भाषाई आधार पर जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन नए राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके लिए पुनर्गठन के लिए जो नियम थे वह नियम अस्पष्ट थे। ये नियम अस्पष्ट रहे और इस नियम के आधार पर क्या होता था कि किस आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन फिर से करना चाहिए यह क्लियर था। यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हो गया, परंतु जब राज्य का पुनर्गठन की बात कही गई तो पुनर्गठन के तहत किस प्रकार के जो ध्यान रखा जाएगा बातों को, उन बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि पुनर्गठन के जो नियम थे उन नियमों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। राज्यों के पुनर्गठन के समय क्या क्या ध्यान देना है। राज्य किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक माना गया है, इन चीज़ों की अभी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि देश की सुरक्षा। इस प्रकार से किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। दूसरी बात है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित है या नहीं, यानी कि प्रशासनिक आधार। प्रशासनिक आधार पर देखा जाएगा कि उचित है या अनुचित है। दूसरा बात है कि प्रशासन। तीसरा है वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति को ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य इस प्रकार से बन जाए जहां पर उसकी कोई जो है संरचना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उसे अर्निंग हो जाए और फिर उसे जो है विशेष राज्य का दर्जा देना पड़े, तो वो भी ध्यान में दिया जाता है। नेक्स्ट है जो योजना आयोग है उसका सिफारिश भी, योजना आयोग वहाँ पर काम करेगी या नहीं यह भी देखना है कि योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाएगा या नहीं।
अभी जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग से भी ये सिफारिश ली जाएगी। इसी आधार पर कहा गया कि देखिए जो भी है हमारे लिए एक आयोग का निर्माण होना चाहिए, और 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया, और इस आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर मान्यता दी गई भारतीय संघ के अधीन। ये सारी चीज़ें आप लोगों की कॉमन सेंस थी कि जिसे आप लोगों को जानना आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एकीकरण किया गया देशी रियासतों का। सिर्फ स्पीच है, सुन लेंगे। क्या हुआ था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या उसके पूर्व भारतीय जो राज्य क्षेत्र थे, भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र थे, उसका विभाजन किसने किया? तो ब्रिटिश ने। उन्होंने क्या कहा, उस दौरान जो था कई देशी रियासत थे जो कि कई प्रांतों में बटे हुए थे। लगभग कहा जाता है कि इस काल में 600 के आसपास देशी रियासतें थी, और इन 600 देशी रियासतों का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप लोग जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। तो इसमें से 542 जो है वह कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे, और उसमें से 58 क्या हुआ, पाकिस्तान में शामिल हो गए। और 3 जो देशी रियासत थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन लोगों ने अपनी समस्याओं को दिखाया, यानी कि इन लोगों का मन में फूल खिल रहे थे कि हम लोग अलग देशी बन जाएंगे। तो ये लोग अलग था। जूनागढ़ का रियासत जब हमारे यहाँ मिलाया गया तो उसके लिए हमें जनमत संग्रह करनी पड़ी। उसी तरह से हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वह भारत में मिलना चाहते थे, और जो जनता है वह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, एक कबीलाई आक्रमण हुआ, और इस प्रकार से उसे भारत का शरण लेना पड़ा, और भारत में इसका विलय हो गया, और भारत में इस प्रकार से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और इस प्रकार से हमारे सभी राज्य बने। तो थोड़ा थोड़ा सा कहानी भी जानना आवश्यक है। और संघ और राज्य क्षेत्र में जो कि 1948 की अगर बात की जाए, तो 1948 में एक चीज़ आप लोग समझ लें ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। सन 1948 के समय में क्या था, सोजानी 1948 के समय में, 1948 जो था उस समय में हमारे यहाँ राज्यों को कैटेगराइज किया गया, और राज्यों को कैटेगराइज करने के बाद ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांटा गया। तो इसमें क्या किया गया, ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांट दिया गया। ए श्रेणी में कौन सा राज्य आया, यानी कि ब्रिटिश भारतीय का जो 9 प्रांत था और 216 देशी रियासत को, इसमें आया 9 प्रांत और 216 देशी रियासत को रखा गया। इसमें देशी रियासत ये था एकदम ग्रुप ए में, जो कि ग्रुप ए जो था इसमें खास करके असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, ये सारी जो थे, पश्चिम बंगाल, ये 9 प्रांत और 216 देशी रियासत थे जो आसानी से भारत में मिले। ये इनका कोई था ही नहीं। ग्रुप बी में किसे रखा गया, तो ग्रुप बी में छोटे छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य जो थे और 275 देशी रियासत को इसमें रखा गया। छोटे छोटे राज्य जो थे, छोटे छोटे प्रांतों में जो बांटे थे वे लोग, छोटे छोटे प्रांत, और 275 जो देशी रियासत थे उन्हें। अब यहाँ पर छोटे प्रांत कौन कौन थे, तो छोटे प्रांत में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ये सारी चीज़ें जो थे छोटे प्रांत की श्रेणी में आते थे। कोचीन हो गया, सौराष्ट्र हो गया, ये सारे। इसके बाद सी कैटेगरी में वे राज्य थे जिसमें अजमेर, भोपाल, इस टाइप का, इसके अधीन 61 देशी रियासत थे। कितने, तो 61 देशी रियासत। और इसके साथ में कई छोटे छोटे और अन्य छोटे छोटे जो है राज्य थे, जैसे कुर्ग हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स, लगभग दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें जो है इस सी कैटेगरी में थे।
और डी कैटेगरी में थे अंडमान निकोबार और जो राज्य अर्जित देश थे। यहाँ कौन थे? तो अंडमान निकोबार और अर्जित राज्य, इन सभी के साथ में मिलके सन 1948 में भारतीय संघ का निर्माण हुआ और यह भारतीय संघ में हुआ। देखिए, अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन अगर नए राज्यों की स्थापना या उसका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों और उसके क्षेत्र में, उसकी सीमाओं में अगर परिवर्तन किया जाता है तो संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव लाती है तो यह विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इसे बिना किसी विशेष प्रक्रिया के किसी भी अन्य साधारण विधान के तहत साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। लास्ट में ये बात आप लोग जान लीजिए और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो आयोग बने, विभिन्न समितियाँ जो बनी राज्यों के पुनर्गठन को लेके, उन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक या छोटे से अंतराल के बाद। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबाएं। कोई भी सवाल हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।